Hello everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to start the new chapter of class 11, which is from biology and the chapter 2, biological classification, right? So guys, I will be covering the short videos of topics so that you can easily understand one video at a one time and one topic from your books, right? So let's begin with the chapter without any wasting of time. So before we start the chapter, the first topic that is in the NCERT is the classification. Yani ki what were the basic changes in the classification methods of various scientists. ठीक है? So पहला जो हमारा आता है वो ये कि जो एरिस्टोटल थे, he was the first scientist, so basically attempt the scientific basic of classification, right? So इन्होंने simple morphological characters यूज किए थे. Plants को इन्होंने 3 units में बांटा था. पहला tree, दूसरा shrub और तीसरा herbs, right? और animals को इन्होंने 2 categories में बांटा था, that is red blooded and those don't have the red blood, right? So it was basic character. So बहुत ही difficult था कि हम इतना large number of species को इन categories के basis पे divide कर पाए, ठीक है? क्योंकि उनमें कुछ में ये दोनों absent थे and they were different from the others placed in these categories, right? Now second scientist जो आए थे वो थे Linnaeus. जो लेनेस थे उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया सिस्टम क्लासिफिकेशन का. 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया. पहला प्लांट है, दूसरा एनिमेलिया, ठीक है? He just divided the 2 kingdoms, but it was not sufficient because अगर आपसे कोई इसका ड्रॉबैक पूछता है कि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों विड्रॉ कर दिया गया, सो आप ये बताना कि इसमें कोई भी हमें डिफरेंशिएशन नहीं बताया गया था यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. यानी कि इनमें बस सिंपल हमें डिवीजन के लिए बोला था. इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं बताया था कि जिसके बेसिस पे हम डिवीजन कर सकते थे, राइट? Now next was the most important one जिसको हम इवन आज तक फॉलो कर रहे हैं, and it was the 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker in year 1969. Most important one till now. Okay, so जो Whittaker थे उन्होंने इस kingdom classification के मेथड को रेस किया था. इन्होंने 5 kingdom में डिफाइन किया था क्लासिफिकेशन को. पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटे एंड पांचवा एनिमेलिया. सो इन्होंने जो भी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किए थे वो ये थे कि इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को बेसिक कैरेक्टर्स डिफाइन किया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना एकदम परफेक्टली सही समझा, राइट? सो हियर इज वन ऑफ द टेबल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन गाइज. सो इसमें देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे 5 किंगडम्स मेंशन किए गए हैं एंड ऑन द मोस्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपको कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट? सो पहला कैरेक्टर इसमें इन्होंने बताया था सेल टाइप का. सेल टाइप में इन्होंने कहा कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं. इन्होंने बेसिक बताया कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स आने चाहिए, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंगाई में भी यूकैरियोटिक, प्लांटे में भी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक, राइट? सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने सेल टाइप में सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स का रखा, बाकी के 4 किंगडम्स में इन्होंने रखा था यूकैरियोटिक सेल टाइप को. अब सेल वॉल, राइट? सेल वॉल में अगर हम देखें तो इन्होंने कहा था कि मोनेरा में नॉन सेलुलोइक वॉल होनी चाहिए.
नॉन सेलुलोइक का मतलब इन्होंने डिफाइन किया था पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड की वॉल होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में इन्होंने कहा कि कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और कुछ में एब्सेंट भी हो सकती है। सेल वॉल कैटेगरी में इन्होंने फंजाई में डिफाइन किया कि जो सेल वॉल फंजाई में प्रेजेंट होगी वो बनी होगी काइटिन से। प्लांटे में इन्होंने कहा कि सेलुलोइक वॉल प्रेजेंट होगी, यानी कि सेल्यूलोज या फिर यू कैन से ग्लूकोज सेल्यूलोज से बनी होगी। और इन्होंने लास्ट एनिमिलिया में कहा कि सेल वॉल एब्सेंट होगी। इन्होंने एनिमिलिया में एब्सेंट बताया। नेक्स्ट कैरेक्टर जो इन्होंने लिया वो ये था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टाइप कैसा है, या फिर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट, राइट। तो इन्होंने मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एब्सेंट बताया क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। आप इधर नहीं करके समझो, मोनेरा को इन्होंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल टाइप, राइट। सो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है सो इट मीन्स कि हमारा वो सेल यूकैरियोटिक होगी। एंड रेस्ट ऑफ द किंगडम्स, 4 किंगडम्स में इन्होंने बताया था हमें कि वो सारे यूकैरियोटिक हैं, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट, राइट। नाउ इन्होंने 4th कैरेक्टर जो बताया वो बताया था हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि बॉडी सेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। सेलुलर मीन्स वन सेल्ड स्ट्रक्चर एंड मल्टी सेलुलर मीन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स और टिश्यू में इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो मोनेरा में इन्होंने कहा कि ये सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर होगा इसका। सेलुलर मीन्स वन सेल, सो मोनेरा वन सेल्ड स्ट्रक्चर है। प्रोटिस्टा को भी इन्होंने वन सेल स्ट्रक्चर कैटेगरी में रखा। फंगाई को इन्होंने किया था मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में भी इन्होंने कहा कि कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और कुछ लूज टिश्यूज भी प्रेजेंट हो सकते हैं फंगाई में। कुछ फंगाई में लूज टिश्यूज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लांटेनोमिक ने इन्होंने कहा कि ये टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन करता है, यानी कि इसमें टिश्यू भी हो सकता है और स्पेशल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। एनिमिलिया को इन्होंने बहुत ही स्पेशल ढंग से डिवाइड किया। इन्होंने कहा इसमें टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है और हर एक ऑर्गन के लिए एक स्पेशल सेल्स भी डिफाइंड होती हैं। सो इट वाज आल्सो द मल्टी सेलुलर एंड डिवीजन, सेल लेवल डिवीजन को भी डिफाइन करता है एनिमिलिया फंगाई किंगडम, राइट। अब लास्ट जो कैरेक्टर इन्होंने दिया वो दिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोनेरा में इन्होंने कहा ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द प्लांट विच मेक्स इट्स ओन फूड, राइट। इन्होंने भी पर इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि ऑटोट्रॉफिक में भी ये केमोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक दोनों हो सकते हैं। और इन्होंने ये भी इसमें ऑप्शनल में रखा कि मोनेरा कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक को इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पैरासेप्रोफाइटिक और दूसरा पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं और पैरासाइटिक मीन्स जो कि होस्ट की बॉडी में एंटर करके देन होस्ट के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन या फूड उन्हें मिलेगा वो उसको यूज़ करेंगे, राइट। फिर इन्होंने प्रोटिस्टा को भी इन्होंने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा, बट उसको इन्होंने कहा कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा, यानी कि ये खुद से अपना फूड बनाएगा। और प्रोटिस्टा में भी इन्होंने ऑप्शनल में हेट्रोट्रॉपिक मोड को रखा, यानी कि इन्होंने कहा कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी कुछ प्रोटिस्टर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। फंगाई को इन्होंने हेट्रोट्रॉपिक में, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक कंडीशन में रखा। प्लांटे को इन्होंने ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक कंडीशन में रखा। और वहीं एनिमिलिया में इन्होंने होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, बहुत सारी कैटेगरीज, मतलब हेट्रोट्रॉफिक मेन हेडिंग कैटेगरी थी जिसमें इन्होंने एनिमिलिया को डिफाइन किया था, राइट। सो अभी तक ये सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि अभी इस पीरियड ऑफ टाइम तक भी कंटिन्यू हो रहा है।
हम इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि विक्टर ने हमें 1969 के ईयर में दिया था, हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसकी बेसिस पे नहीं डिवाइड किए जा सकते, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस बेसिस पे डिवाइड किए जा सकते हैं. So now we will check out Kingdom Monera today, right? So Kingdom Monera का सोल मेंबर यानी कि बेसिक मेंबर जो है वो है बैक्टीरिया. So बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं and they are present all over the world in abundant form, यानी कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है. आप हर जगह बैक्टीरिया फाइंड कर सकते हो. some are good bacteria and some are bad ones also. ठीक है. और कुछ तो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइटिक फॉर्म में भी सरवाइव करते हैं. बेसिकली ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप्स. पहला होता है स्फेरिकल कोकस यानी कि ककाई, एंड दूसरा होता है रॉड शेप्ड बैसिलस, थर्ड होता है कॉमन शेप्ड विब्रम, एंड द फोर्थ होता है स्पाइरल स्पेरलम. सो 4 कैटेगरी यानी कि पहला सर्कुलर फॉर्म, दूसरा रॉड शेप स्ट्रक्चर में होते हैं, तीसरा कॉमा शेप होते हैं और चौथा स्पाइरल के फॉर्म में होते हैं. सो इसके बेसिक पे हमारा 4 कैटेगरीज में किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है. वैसे तो इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है पर बिहेवियर में यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं. कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक जो कि अपना बैक्टीरिया होते हैं वो खुद अपना फूड सिंथेसिस करते बनाते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कि सनलाइट, वाटर, व्हाटएवर. एंड कुछ होते हैं हमारा हेट्रोट्रॉफिक यानी हेट्रोट्रॉल्स जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं. दूसरों पे भी हम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक नेचर मानते हैं उनका. ठीक है. अब ये मोनेरा किंगडम हमारा कुछ सब कैटेगरीज में डिफाइन हुआ है, राइट. सो बेसिक 2 सब कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है इसको. पहला है आर्के बैक्टीरिया. सो ये होता है बेसिकली ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं ये जो कि हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. हार्श हैबिटेट बेसिक का मतलब है एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज जिसको हैलोफाइल्स कहते हैं. हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, एंड मार्शी एरियाज को हम कहते हैं मेथनोजेंस. सो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन के एटमॉस्फेयर्स में ये पाए जाते हैं, राइट. जो मेथोजेंस होते हैं वो बेसिकली गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स, यानी कि रुमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं जैसे काव, बफेलो, तो उनके गट यानी कि पेट में प्रेजेंट होते हैं. सो जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस के प्रोडक्शन में फ्रॉम दियर टंग, यानी कि जो उनकी डंग होती है उससे मीथेन गैस का प्रोडक्शन इसी वजह से होता है क्योंकि जो मेथोजेंस होते हैं वो रुमिनेंट एनिमल्स के डक्ट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट जो सब कैटेगरी है मोनेरा की वो है ईओ बैक्टीरिया. सो बेसिकली ईओ मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, राइट. सो इनको हम डिफाइन कर सकते हैं. इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि इनमें रिजिड सेल वॉल होती है और इनमें अगर फ्लैजिनम प्रेजेंट है तो वो मोटाइल होते हैं. ठीक है. जो साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और दे आर जस्ट लाइक द ग्रीन प्लांट और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स. ठीक है. सो ये ग्रीन प्लांट से रिजेंबल इसलिए करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और ये एकदम सिमिलर होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स की तरह. एंड दे ऑल्सो हैव फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक कंडीशन, राइट. ये साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं और जनरली फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल एल्गे, मराइन एल्गे होते हैं. यानी कि टेरेस्ट्रियल एल्गे मीन्स पानी में बेसिक पाए जाते हैं.
फ्रेश वाटर में या फिर मराइन वाटर में, राइट। और ये एक ब्लूम्स फॉर्म करते हैं अगर ये वाटर बॉडी जिसमें प्रेजेंट है वो पॉल्यूटेड होने लगा है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल्स का हेटेरोसाइट्स, यानी कि इनमें एक स्पेशल साइट्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है, जिनको हम कहते हैं हेटेरोसाइट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट we will see the chemosynthetic autotrophic bacteria. So these bacteria oxidize हो जाते हैं various inorganic substances के साथ, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और ये यूज़ करते हैं एनर्जी रिलीजिंग एटीपी प्रोडक्शन में इन सारे सब्सटेंसेस को, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस में न्यूट्रिशंस के, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या फिर सल्फर। इन सब के रिसाइकिल के प्रोसेस में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये बहुत ही अबेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, और सारे के सारे बहुत सारे मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज होते हैं हेटेरोट्रॉपिक वो डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। और ये हार्मफुल नहीं होते हैं, बेसिकली ये हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यही हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारा मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में, और ये इन्हें हम एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज़ करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में, राइट। ये हमारे ह्यूमन सम जो पैथोजेंस होते हैं जो कि हार्म करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, उनके ट्रीटमेंट में भी इनका यूज़ होता है, राइट। बेसिकली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फिजन प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं, और अगर कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं तो जनरली ये सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मोड को प्रेफर करते हैं और प्रिमिटिव डीएनए टाइप को ट्रांसफर करते हैं वन टू अनदर। नाउ नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो ऑर्गेनिज्म में वो लैक करता है सेल वॉल को, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि सेल वॉल एकदम एब्सेंट होती है, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल टू बी नोन टिल नाउ, एंड दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सो बेसिक यही है कि माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं वो सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अभी तक साइंटिस्ट के थ्रू डिफाइन किए गए हैं, एंड जो इनका सबसे अच्छा मेन फैक्टर वो यह है कि इन्हें हम बिना किसी ऑक्सीजन के सर्वाइवल करवा सकते हैं, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं, राइट। सो गाइज आज हम सिर्फ यही किंगडम मोनेरा ही पढ़ेंगे, बिकॉज आगे के किंगडम्स काफ़ी लॉन्ग है, सो वी विल बी कवरिंग वन बाय वन ऑल द किंगडम्स, एंड after finishing of the chapter we will be doing the question answers related to the chapter. Okay, so thank you for watching guys, and do like, share and subscribe to my channel, and also comment me so that I can know what is your problem, or either let me know the topic you nextly want me to come up with. So stay at home, stay safe. Thank you guys.